इनकी भी पार्टी में गुंडे हैं। आज इनके पार्टी में धनंजय सिंह नहीं है, राजा भैया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है ये रिमोट वाले हैं। तब पार्टी की सरकार की नींव ही गठबंधन पे पड़ी। गठबंधन की सरकारों का दौर जो चला वो अटल जी ने चलाया। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कपिल मुनि यादव जी, जो बताएंगे कि आने वाले चुनाव में या जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सपा की रणनीति क्या है, सपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और जो पुराने समय पिछले सरकारों में उनके ऊपर आरोप लगे हैं या जो भाजपा हमेशा आरोप लगाती रहती है उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये जो चुनाव है हमेशा चुनाव मुद्दों का ही चुनाव होता है। जब भी चुनाव आता है हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना मुद्दा सेट कर लेती है, अपना मुद्दा बताती है, लेकिन जनता के सामने जो मुद्दे आज हैं वो जो मुद्दे 5 साल पहले भी थे, 5 साल बाद भी रहेंगे। जनता के सामने मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, रोटी कपड़ा और मकान का। जनता इन्हीं मुद्दों पे आने पार्टियों को वोट करती है, लेकिन जब पार्टियां सत्ता में आती हैं तो लगभग हर पार्टी भूल जाती है। कुछ पार्टियां हैं जो उस मुद्दे पे काम करती है, वो उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। अन्य जो पार्टियां हैं उनकी कथनी करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। भाजपा सरकार का लगातार आरोप रहा है या विपक्षी पार्टियों का भी हमेशा आरोप रहता है कि जब भी सपा की सरकार रही है तो वो गुंडों की सरकार कही गई है उसको, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो लोग गुंडई का आरोप लगा लेते हैं, मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैंने अपना ही सारा मुकदमा वापस ले लिया, इसका मतलब कि सारे आरोप गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे को स्वयं वापस ले लिए। उन्होंने कह दिया अपराध मुक्त हो गया। इस तरह से हमारी पार्टी की सरकार बन जाए तो सबका मुकदमा वापस कर लें, ये कोई तरीका नहीं होता है। इनकी भी पार्टी में गुंडे हैं। आज इनके पार्टी में धनंजय सिंह नहीं है, राजा भैया नहीं है। जिन बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, जो गोंडा के सांसद हैं हैसर के, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं लगा? उनके ऊपर एफआईआर नहीं है? सूप हासे तो सूप चलनियों से जेके 72 छेद। इनके मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम आरोप लगे, इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, ये मुकदमे वापस ले लेते हैं। संविधान में सबके लिए बराबर व्यवस्था की गई है। अगर मैंने कुछ किया, मेरे खिलाफ एफआईआर लिखा गया है, आपके खिलाफ भी लिखा गया है, तो मेरे खिलाफ लिखा गया तो मैं अपराधी हो गया, आपके खिलाफ लिखा गया अपराधी नहीं साबित होंगे। एक परिवारवाद का आरोप लगता है सपा पे, हमेशा हर पार्टी के द्वारा लगाया गया है कि सपा जो है वो परिवार की पार्टी है, एक परिवार उसको चला रही है, परिवारवाद का आरोप है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? या समाजवादी पार्टी को एक विचारधारा चला रही है जी, परिवार नहीं चला रहा है। जिस परिवारवाद का आरोप ये लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि क्या किसी परिवार वाले के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे? ये दे शपथ, संकल्प लें कि हम परिवार वालों से वोट नहीं मांगेंगे। इन्होंने भी तो टिकट दिया हुआ है, परिवार जिनका है वो तो है ही है। लेकिन समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। गोरखपुर से काजल निषाद जी को टिकट दिया गया है, तो उनपे आरोप लगाया जाता है कि वो बाहर की हैं, वो मुंबई से आई हैं, वो एक अभिनेत्री हैं, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, उनको क्षेत्र का कुछ जानकारी नहीं है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, काजल निषाद जी 2012 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और काजल निषाद जहाँ की रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान में पति के नाम से ही जाना जाता है। उनकी शादी इसी ग्रामीण विधानसभा के भगवापाल ग्राम सभा में हुई है, तो काजल निषाद यहाँ की बहू हो गई और 2012 से वो राजनीति करी, 12 साल उनको हो गया है, तो बाहरी कैसे हो गई वो? अभिनेता बनाम अभिनेत्री का जो वो चल रहा है अभी गोरखपुर में, अभी काजल निषाद जी बहुत अच्छा बाकी मुद्दों पर भी जगह जगह गई, मेड सिटी योजना में भी जहाँ भी ऐसे मुद्दे आते हैं वो लगातार निरंतर जाती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने के पश्चात भी पिछले चुनाव में भी उनको कुछ वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार क्या रणनीति है? देखिए, इस बार की रणनीति ये है, ये गोरखपुर की सदर लोकसभा की जो जनता है, एक बार तो उन्होंने चुना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिमोट वाले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है ये रिमोट वाले हैं। ये लोग भोजपुरी में गाना भी गाते हैं, रिमोट वाले गाने जिनके सिंगर गाया करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। पिछले चुनाव में उनको जीत मिली थी, उनको चाहिए था कि कम से कम लोकसभा में जितनी ग्राम सभाएं सबको घूम लें। आज इनसे गली का नाम पूछे तो बता नहीं पाएंगे। काजल निषाद जब से राजनीति कर रही है तब से लगातार वो मेयर का चुनाव लड़ी है, मेयर का चुनाव लड़ने के बाद तो बैठी नहीं है, लगातार 5 विधानसभाओं में जनता से जुड़े मुद्दे पे जाती हैं। रोज उनकी कन्विंसिंग हर विधानसभा में हो रही है। उसके अलावा जहां सरकार
की कुछ गलत नीतियां होती हैं या सरकार के किसी फैसले से आम आदमी, किसान, मजदूर प्रभावित होता है, उनकी भी लड़ने का काम काजल निषाद करती हैं। तो काजल निषाद की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन वो लीड लेती जा रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि उन्होंने गोरखपुर में पहले भी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, दूसरे क्षेत्र में बीच में उन्होंने वहां से कैंपियरगंज से भी चुनाव लड़ा। क्या अभी तक तो हारती वो आई हैं, तो उनको टिकट देना कहाँ तक उचित है? देखिए, काजल निषाद से बेहतर प्रत्याशी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में कोई नहीं हो पाता। कारण उसके पीछे मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई नहीं हो पाता, ये निषाद बाहुल्य एरिया है। हाँ। और समाजवादी पार्टी ने लगातार निषाद परिवार से ही लोगों को लड़ाया है। 2018 के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी इसी शहर से आते हैं, उनकी सीट पर समाजवादी पार्टी ने निषाद कैंडिडेट दे करके विजय हासिल किया है। हम उसी प्रयोग को लगातार करते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जो जनता है, खास करके निषाद समुदाय, वह इस बार अपने बीच की एक बार बेटे को चुनने का काम किया था, दूसरी बार वो कहीं चले गए, तो निषाद समुदाय का बहुत बड़ा छलावा हुआ है डॉक्टर संजय निषाद के रूप में। अब वो जो डॉक्टर संजय निषाद जो कहते हैं कि हम झौआ भर है पौवा भर में बिक जाते हैं, तो वो खुद है जो कि झौआ भर को पौवा भर में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। आज स्थिति है कि आप लोगों के ही माध्यम से पता चला है कि डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमें कम से कम, जैसे राजभर को उनके सिंबल पे लड़ाया, आरएलडी को लड़ाया और अनुप्रिया पटेल को लड़ाया, तो कम से कम मुझे भी अपने सिंबल पे लड़ा दो। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद को भी लग रहा है कहीं न कहीं मैं अपमानित हो रहा हूँ। अगर उनकी जमीर जागेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही अड़ियल रवैया रहा, तो निश्चित तौर पर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने यूपी में 26 टिकटों का बंटवारा कर देगी और उसमें डॉक्टर संजय निषाद जी की बात अगर नहीं सुनी जाती है, तो निश्चित तौर पर यू टर्न लेने वाले हैं वो। नहीं, राजनीति में तो हमेशा से रहा है कि जब सहमति असहमति होती है तो पार्टियां छोड़ना लेना इधर उधर, लेकिन अभी हाल में चुनाव चल रहे हैं, इस बीच में भी विधायक सांसद छोड़ रहे हैं पार्टियों को, तो इससे संबंध क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो तो एक निजी स्वार्थ हो गया। मेरा मानना है कि हमेशा विचारधारा की राजनीति और सिद्धांतों को राजनीति करनी चाहिए। हम जहां हैं वहीं रहें। हो सकता है आज पार्टी हमारी बात न सुने, पार्टी की कुछ मजबूरी हो, हम टिकट के दावेदार हैं, हम मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है, तो हमें सब्र करना चाहिए। जब हम सब्र करें, सबको टिकट मिल नहीं सकता है। हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए दल के प्रति। अगर दल हमें आज टिकट नहीं दिया, दल ने जिसको टिकट दे दिया है, हम उसके साथ लगे रहें। पार्टी हमारी सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर मेरे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। और जहां तक रहा काजल निषाद जी का सवाल, तो जो यहाँ की 25 लोकसभा के अंदर जो निषाद बाहुल्य एरिया है, निषादों ने वोट किया था संजय निषाद को समझ करके। लेकिन अब वो निषाद समुदाय देख रहा है कि डॉक्टर संजय निषाद की भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है। वोट किया था एक आरक्षण के मुद्दे पर, उस मुद्दे को दिलाने में डॉक्टर संजय निषाद नाकामयाब रहे हैं। अब निषाद समुदाय अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इस नाते पूरा निषाद समुदाय यह मन बना चुका है, इस बार वोट हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को देंगे। चुनाव के पहले पूरे देश भर में ईडी की जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी अभी हिरासत में लिया गया है, तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो जग जाहिर है। हाँ। गोरखपुर में एक नारा चलता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये पूरे देश में नारा चल रहा है कि जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। मुझे ताज्जुब होता है कि दिल्ली की हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कह रहे हैं कि अभी तक ईडी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या जैन के खिलाफ कोई आरोप दाखिल नहीं किया है। तो सवाल उठता है फिर आप उन्हें बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? निश्चित तौर पे कहीं कहीं माननीय उच्च न्यायालय की एक पीड़ा भी झलकती है इस बात को लेकर के कि जब कोई सबूत नहीं है, हम आपकी अदालत में विनती करने आए हैं, भाई बेल तो दे दीजिए। आप बेल भी नहीं दे रहे, सबूत भी नहीं है। निश्चित तौर पे कहीं कहीं दबाव है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। उनके बयानों से झलकता है वो दबाव में है, कहीं कहीं दबाव महसूस कर रही है। तो आने चल रहे चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या रणनीति है? क्या अभी कैसी तैयारी चल रही है क्षेत्र में? कैसा पार्टी हमेशा जनता के बीच, जनता के मुद्दे को लेकर के रही है। मैंने कहा ना, मुद्दे नहीं बदले। और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। हम जनता के मुद्दे को लेकर के शुरू से रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जो मुद्दे हैं, ये तो चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। एक सरकार ऐसी है जो 10 साल से लगातार है, वो लोकतंत्र को खत्म करने पे आमदा है। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां हैं, एक इंडिया है, एक एनडीए है। एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि हम ही रहें, इसलिए उसके सामने जो भी
दिखाई देता है या लगता है ये हमारे साथ मजबूती से खड़ा हो जाएंगे, तो उन्हें किसी न किसी बहाने सीडी सीबीआई के बहाने से जेल में डाल देते हैं। लेकिन विपक्ष भी मन बना चुका है, चूंकि इतिहास गवाह है, जो लड़ा है वही न्याय पाया है, जो नहीं लड़ा वो न्याय नहीं पाया है। तो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग बिल्कुल इस सरकार से लड़ने के मूड में है और जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते रहेंगे। एक बहुत ही कथन वो हुआ कि भाजपा अकेले ही 400 पार सीट पाएगी इस चुनाव में, तो क्या लगता है मुझे बड़ा हंसी आती है जब आप जैसे लोग साथी या मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कहते हैं कि भाजपा के लिए है। कहाँ है? 37-38 पार्टियों का गठबंधन है। मोदी जी ने सीना ठोक के कहा था एक अकेला सब पे भारी, तो जरूरत कहाँ से पड़ गई? जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं, कहते हैं मेरा ताप मोदी का ताप कोई सह नहीं पाएगा, 24 घंटे के बाद वो उनके बगल में बैठा हुआ मिलता है। महाराष्ट्र की कहानी आपको मालूम है, हेमंता बिस्वा शर्मा आपको मालूम है। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं जिनको मोदी जी या उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी करती है, उसको अपने साथ ले लेती है। 38 से लेकर के 42 पार्टियों का गठबंधन उनके पास, कहाँ अकेले हैं वो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव ही गठबंधन पे पड़ी। गठबंधन की सरकारों का दौर जो चला वो अटल जी ने चलाया, लेकिन तब अटल जी शुचिता की राजनीति करते थे, अटल जी का सम्मान पूरा विपक्ष करता था। भारतीय जनता पार्टी आज जिन हाथों में है उनके पास शुचिता नाम की चीज नहीं रह गई है। वो चाहते इन किन प्रकार पर सत्ता पे काबिज जाना, जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। राम मंदिर बना हाल ही में, तो उस पर भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये जो है चुनाव के पहले इसका प्राण प्रतिष्ठा केवल इसीलिए किया गया कि इसको राम मंदिर बना, हम उसका स्वागत करते हैं। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, लेकिन आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग है। या जितने लोग राम मंदिर बनने पे खुश होते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, उसमें से कितने लोग क्या सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनका चरण छू करके स्पर्श करते हैं? नहीं मिलेंगे लोग। यह केवल आस्था। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि इस देश की जनता है, इसे मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। और राष्ट्रवाद और धर्म का जो आडंबर पहना के बैठी हुई है, हमारी जनता उसी में चली जाती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल आजादी के 70 साल के बाद भी हमें 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन ये सरकार वाहवाही समझती है, जबकि ये सरकार की विफलता है। अभी राशन की आपने बात की, इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये क्या लोभ दिया जा रहा है जनता को या ये फिर प्रलोभन है? ये एक प्रकार का प्रलोभन है। सरकार इसको मानती है